हेलो नमस्कार। मैं रतन सिंह पायल आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम थर्मोडायनेमिक्स की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और एक छोटा सा और बढ़िया सा टॉपिक अपन करते हैं। टॉपिक अपना होगा प्रायिकता और एंट्रोपी, या फिर यूं बोल दो प्रायिकता और एंट्रोपी में संबंध। प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रोपी। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी कि अगर किसी स्थूल अवस्था से संबंधित प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है तो वो अवस्था आपको ज़्यादा समय तक प्राप्त होती है, यानी आपका विलगित तंत्र जो है, आइसोलेटेड सिस्टम जो है, वो अधिकतम एंट्रोपी वाली अधिकतम प्रोबेबिलिटी वाली स्थूल अवस्था की ओर प्रवृत्त होता है। ठीक बात है ना। यानी जो विलगित तंत्र है, विलगित का मतलब है आइसोलेटेड तंत्र सिस्टम, वो किधर जाता है? अधिकतम प्रायिकता की अवस्था की ओर जाता है। ठीक बात है ना। साथ साथ अपन लोग ये भी जानते हैं कि अगर कोई क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम साम्यावस्था में कब होता है? जब उसकी एंट्रोपी अधिकतम होती है। तो देखो, बंद तंत्र साम्यावस्था में होगा, साम्यावस्था में होगा कब? जब उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम हो, एंट्रोपी मैक्सिमम हो। इन दोनों ही बातों को अगर अपन देखें तो अपने एक बात दिमाग में समझ में आती है, बात है ये विलगित तंत्र यानी आइसोलेटेड, ठीक बात है ना, बंद यानी क्लोज सिस्टम। बात समझा गई। इन दोनों को ही अगर अपन देखें तो ये देख सकते हैं कि इनमें कोई संबंध होना चाहिए, किसमें? एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के अंदर संबंध होना चाहिए। माना कि जो संबंध है वो ये है, माना एस इज फंक्शन ऑफ डब्लू। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ डब्लू। ये डब्लू है भाई, ये थोड़ा ठीक से देखें, डब्लू ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। ठीक बात ना। ऐसे अपन दो तंत्र ले लेते हैं, दो सिस्टम ले लेते हैं, जिससे देखो दो तंत्र ले लें। पहले वाले तंत्र की एंट्रोपी S1 है माना कि, दूसरे की एंट्रोपी क्या है? S2 है। तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? S1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ W1 व S2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ W2। अच्छा, फिर बाद में परिणामी एंट्रोपी, एंट्रोपी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, यानी योग वाली प्रवृत्ति होती है इसके अंदर। तो आप क्या लिखते हो? S इक्वल टू S1 प्लस S2। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, S की जगह लिखा जा सकता है आपका FW, और S1 की जगह लिखा जाएगा FW1, प्लस S2 की जगह लिखा जाएगा FW2। यह आपकी समीकरण नंबर 2 आ गई। बात क्लियर होगी। फिर बाद में देखो, दोनों तंत्रों की एंट्रोपी, एंट्रोपी तो होगी प्रायिकता, प्रायिकता W1 व W2 हो तो जो परिणामी प्रायिकता है, चूंकि प्रायिकता एक गुणात्मक क्वांटिटी है, मल्टीप्लिसिटिव रूल फॉलो करती है, तो परिणामी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? W इक्वल टू W1 इंटू W2। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखो आपको क्या प्राप्त होता है। ये तो है समीकरण 2, तो आपके पास में यह आ जाएगा FW1 W2 इक्वल टू FW1 प्लस FW2। ठीक बात है। इसमें W1 व W2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं,
वेरिएबल हैं। ठीक बात है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, पहले एक बार W1 को कांस्टेंट कर लेंगे, एक बार W2 को कांस्टेंट कर लेंगे। तो देखो पार्शियल डेरिवेटिव आंशिक अवकलज, देखो कैसे करते हैं, यहां से शुरू करता हूं। तो डेल, शुरुआत में आप या तो W2 को कांस्टेंट कर लो, मैं W1 को ले रहा हूं। एफ W1 W2 डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके सापेक्ष, W2 के सापेक्ष, और कांस्टेंट किसको ले रहे हैं, W1 को कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं, W1 और W1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां देखो क्या बन जाएगा, ये तो लिखा W1, ठीक है ना, और ये आपका आ जाएगा डेल एफ W1 W2 अपॉन डेल W1 W2। इसी स्टेप को ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो इस भाग का कर दिया, इस साइड में करेंगे तो W1 तो कांस्टेंट है, तो ये तो जाएगा 0। अब ये बचेगा दैट इक्वल टू आपका आ गया डेल एफ W2 अपॉन डेल W2। एक बार दोबारा रिवाइज करो इस बात को, मैं इसका W2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ इसको, और कांस्टेंट W1 को ले रहा हूँ, तो ये तो लिखूंगा। इसी स्टेप को ऐसे लिखा जा सकता है, W1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, फिर बाद में ये तो भाग होगा, ये पार्ट हो गया। अब इधर से ये तो कांस्टेंट, तो इसका 0 और इसका क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। यहीं से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल एफ W1 W2 अपॉन डेल W1 W2 इक्वल टू 1 अपॉन W1 डेल एफ W2 और डेल W2। ये समीकरण नंबर आपकी क्या आ गई, 3 आ गई। अब देखो पुनः समीकरण 3 से, पुनः समीकरण 3 से, समीकरण 3 से नहीं, समीकरण ये 4 है। समीकरण 3 वो था, एफ ये था एफ W1 और W2। तो यहां से देखो दोबारा इस सेम प्रोसेस करवाओ, सेम, इसमें W2 के रेस्पेक्ट में कर रखा, अब की बार W1 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। तो डेल एफ W1 W2 और डेल W1, कांस्टेंट किसको करूं, W2 को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है ना। चलो ये साइड होगी। अब इस साइड में ये तो कांस्टेंट, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका बचेगा दैट इक्वल टू क्या लिखूं, डेल एफ W1 और डेल W1। बात क्लियर होगी। इसी स्टेप को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से लिखूं, यहां से इसमें W2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आ जाएगा W2 और डेल एफ, एक सेकंड, इस साइड से लिखूंगा तो W1 W2 अपॉन डेल W1 और W2 दैट इक्वल टू डेल एफ W1 और डेल W1। थोड़ा सा गौर करो इस बात पे, इसमें इस स्टेप में और इसमें क्या फर्क है, W2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। तो यहीं से देखो आपके पास में आ जाएगा डेल एफ W1 W2 और डेल W1 W2 और 1 अपॉन W2 और डेल एफ W1 और डेल W1। ये आपके समीकरण नंबर 5। अब आप थोड़ा गौर करके देखोगे, समीकरण 4 और 5 से, इक्वेशन नंबर 4 और 5 से आप देखोगे तो एक साइड बराबर है, दूसरी साइड भी बराबर होना चाहिए। समीकरण 4 व 5 से बोलो क्या लिखूं, ये लिखा जाएगा 1 अपॉन W2 डेल F1 अपॉन डेल 1, ये तो वहाँ से लिखा 1 अपॉन W2 डेल FW2 अपॉन डेल W2। ये उल्टा उल्टा तो नहीं हो गया, ये W1 आएगा, ये देखो W1 है ना, ठीक बात है। अब देखो
इस स्टेप को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ W1 डेल F W1 और डेल W1 दैट इक्वल टू W2 डेल F W2 और डेल W2। इसको इधर लेके और इसको इधर लेके आप देख रहे हो कि ये 1 है, ये पूरा 2 है। इसी को मैं इन जनरल क्या लिख सकता हूँ, इसका अर्थ है कि W डेल F W अपॉन डेल W इक्वल टू नियतांक, और नियतांक को मैंने क्या लिखा, के लिख दिया। दोबारा गौर कर लो कि ये क्या होना चाहिए, एक नियतांक होना चाहिए। 1 स्टेप और 2 स्टेप दोनों, भाई सिस्टम नंबर फर्स्ट के लिए ये इक्वेशन फॉलो हो रहा है, सिस्टम नंबर जो अपना सेकंड है उसके लिए ये फॉलो हो रहा है। तो इसका हम लोग क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या लिखा, के लिख दिया। अब देखो आ गया हो, आगे आएंगे तो इसी स्टेप को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं डेल F W दैट इक्वल टू डेल W अपॉन ये कोई कांस्टेंट है ही, इन दोनों को इधर लेके चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो माना समाकलन करने पर, इंटीग्रेट कर दो समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा F W दैट इक्वल टू, इसको क्या लिखूं, के, और ये आ जाएगा आपका ln W log W प्लस ये कोई कांस्टेंट C लिखा। समीकरण 1 से वैल्यू पुट करूं, अगर मैं मान लो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से मान रखने पर तो ये आपका आ जाएगा S इक्वल टू के ln W प्लस एक कांस्टेंट। C एक समाकलन नियतांक है, C क्या है कि समाकलन नियतांक है। तो देखो होता क्या है कि एंट्रोपी में परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, तो समाकलन का कोई महत्व नहीं है, समाकलन का कोई महत्व नहीं है। या फिर इसी लाइन को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अपन नियतांक का चयन, ये प्रारंभिक स्थिति इस प्रकार से चयनित करते हैं कि C का मान आपको क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए। तो इसी स्टेप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ S इक्वल टू के ln W। इसको सही बोलने का तरीका यह है कि एंट्रोपी में हमेशा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। आप लोग अगर परिवर्तनों का अध्ययन करते हो तो नियतांक का कोई महत्व नहीं रहता, वो कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।